नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। हमने पिछले सालों के प्रश्न पत्र हम कर तो रहे थे, लेकिन हम जल्दी आंसरों पर ही फोकस कर रहे थे। मैंने ये सोचा है हम 20 क्वेश्चनों की एक सीरीज तैयार करेंगे और उनको 20 जो क्वेश्चन हम करेंगे 20 क्वेश्चनों के साथ हमारे पूरे 100 तथ्य कंप्लीट हो जाएंगे। 200 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम एक तथ्य से 3-4 तथ्यों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे एक प्रश्न से। और इसी तरह मैंने अपनी एनटीए नेट के, जब मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, इसी तरह मैंने तैयारी की थी। हमें कम कर लेना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह समझते हुए, पढ़ते हुए, याद करते हुए चीज़ों को चलना है, ताकि हमें परीक्षा में अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न मैंने पिछले सालों के परीक्षाओं से ही लिए हुए हैं, जैसे कि एनटीए नेट या फिर टीजीटी पीजीटी में आए हुए प्रश्न। हम 20 प्रश्नों के साथ पिछले सालों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको सभी को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो मैं 20 प्रश्नों को ही करा रही हूँ। आगे जब क्लास टाइमिंग को देखते हुए मैं देख लूँगी कितनी लंबी वीडियो बन सकती है, और उन्हीं के आधार पर मैं प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दूँगी। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट प्रश्न की तरफ। साहित्य इतिहास संबंधी कौन सा ग्रंथ गलत है? इनमें से जो साहित्य इतिहास संबंधी जो परिभाषाएं दी गई है, जिन विद्वानों के द्वारा साहित्य इतिहास के संबंध में कहा गया है, उनमें कौन सा गलत है? गलत पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा देख लेते हैं एक बार। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये किसने कहा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ये बिल्कुल सही है। ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों को शामिल किया जाता है तथा उसमें पूर्व में घटित घटनाओं का समावेश हो, इतिहास कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। वेद व्यास जी की ये कथन है। और वेद व्यास जी ने किसकी रचना की है? महाभारत की। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। और साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों का, संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। ये डॉक्टर बच्चन का दे रखा है इसमें, लेकिन हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये डॉक्टर बच्चन जी का कथन नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आर्थिक, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ आपको, तो आर्थिक जो शब्द है ज़्यादातर डॉक्टर नगेंद्र ने अपने कथनों में कह रखी है। तो आप ये शब्द को, आर्थिक शब्द को भी देख करके जो कथन या परिभाषा है पहचान सकते हो। जैसे कि मैं आपको जब मैं कंटेंट की क्लास कराऊंगी उसमें के अंतर्गत आपको बता दूंगी, जैसे जिस भी विद्वान ने, जैसे छायावाद के अंतर्गत छायावाद की जब परिभाषा दी गई है, संवेदना, वेदना और सूक्ष्म और कई शब्द ऐसे हैं जिसमें हमें ये पता चल जाता है ये इस विद्वान द्वारा कहा गया कथन है। तो हम थोड़ा ट्रिक का भी सहारा लेते हुए अपनी क्लासेस को बढ़ाएंगे और स्मार्ट तरीके से हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। जो साहित्य है वो जनसमूह के हृदय का विकास है। ये बालकृष्ण भट्ट का कथन है। और इनके साथ ही आपको एक परिभाषा और आपके माइंड में आ रही होगी साहित्य इतिहास से संबंधित, जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, वेरी इम्पोर्टेंट, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा साहित्य इतिहास के बारे में? ये मैं आपको कंटेंट के क्लास में कई बार परिभाषा बता चुकी हूँ। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 ईस्वी में की गई, जो कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के समय में और बीजे खेर की अध्यक्षता में
इस आयोग का गठन किया गया। कई बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न भी कि किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो वो हमारा हो जाएगा बीजे खेर। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सदस्य रहे हैं, पहले कितने सदस्य थे इस आयोग में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो 21 सदस्य की संख्या इसके अंतर्गत रही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? मतलब उसकी कालावधि किसकी कब कब की रही है। आलोचनात्मक इतिहास, मैंने इतिहास ग्रंथ कराया था हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, उसके अंतर्गत सभी इतिहास ग्रंथों को अच्छे से समझा दिया था कि इसके अंतर्गत इतनी समयावधि तक का वर्णन किया गया है। इस काल को इस विद्वान ने ये नाम दिया, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को किन्होंने अलग अलग नामों से जाना, जैसे वीरगाथा काल, किन्होंने संधि काल कहा, किसी ने चारण कहा। उनकी समय सीमा कब से कब तक रही, ये मैंने इतिहास की समय सीमा बताई जब आपको अच्छे से समझाया था। ये कथन रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, सॉरी भाई, ये जो इतिहास ग्रंथ रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, और 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक 1000 वर्षों तक का इनके अंतर्गत वर्णन किया गया है। और संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की इसमें वर्णन बताया गया है। इससे आगे का काल इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि ये एक अधूरा ही ग्रंथ माना जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप मेरी जो बताई गई जो तथ्य आपको समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी चीज़ में कोई कमी लगे या किसी भी प्रकार का और वो कंटेंट चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि हम मैम इस चीज़ की तैयारी करें, हमें हिंदी में ये टॉपिक चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सामने प्रस्तुत करने की। तो आपको राम कुमार वर्मा से एक तथ्य और ध्यान आ रहा होगा आपके माइंड में कि राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का जो पहला कवि है वो किसे माना, मैं बता चुकी हूँ। अब ये भी आपको स्वयंभू जी को, जो अपभ्रंश के कवि रहे हैं स्वयंभू, उनको हिंदी का पहला कवि माना। किन्होंने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बढ़ते हैं आगे। जैसे हम एक विद्वान के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे जो मुख्य बिंदु हैं हमारे माइंड में आ जाने चाहिए। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है। जो रस की निष्पत्ति है वो मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव होता है। यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? तो ये मानना है भट्टलोलट जी का कि रस की जो निष्पत्ति होती है मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही होती है। यानी कि इनका वो सिद्धांत रहा है भट्टलोलट जी का, वो उत्पत्ति और आरोपवाद, उत्पत्तिवाद भी कह सकते हैं और आरोपवाद भी कह सकते हैं। इनका सिद्धांत रहा है भट्टलोलट जी का। अगर इनके दर्शन की हम बात करें तो दार्शनिक मत क्या रहा है इनका? मीमांसा इनका क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। मीमांसा इनका दार्शनिक मत रहा है भट्टलोलट जी का। क्या रहा है? दर्शन क्या रहा है इनका? मीमांसा दर्शन रहा है, दार्शनिक मत। और सिद्धांत इनका क्या रहा है? उत्पत्ति और आरोपवाद। इसी तरह हम भट्टनायक की बात करें तो भट्टनायक का जो सिद्धांत रहा है वो भुक्तिवाद रहा है और इनका दार्शनिक मत साक्ष्य रहा है, साक्ष्य भाव यानी साक्ष्य दर्शन रहा है। और शंकु जी का अनुमितिवाद सिद्धांत रहा है और न्याय इनका दर्शन रहा है। इसी तरह नवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद इनका सिद्धांत रहा है और शैव दर्शन रहा है। शैव दर्शन से प्रभावित छायावाद में युग में भी जो लेखक रहे हैं वह भी रहे हैं, और आप नाम बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। शैव दर्शन से प्रभावित छायावाद युग में कौन लेखक रहा है? तो आपका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते।
तो किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाला बनावे। नई कल ही है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इस निबंध में यही शब्द प्रयोग में किए गए हैं, जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे, यानी कि दुगना अनाज उपजे। ये जो कथन है, ये पंक्तियाँ है, ये किस निबंध से ली गई है कि किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल मसाला बनावे जिसमें खेत में आगे से दून अनाज उपजे। यह जो पंक्तियाँ है यह भारतवर्षों उन्नति है कैसे हो सकती है, ये इस निबंध से लिया गया है, जो कि किन का निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का द्वारा लिखा गया ये निबंध है। और ये निबंध इन्होंने 1884 ईस्वी में एक बलिया के ददरी में जो भाषण दिया जाने वाला था उन्हीं के ऊपर ये निबंध लिखा गया था। उन्हीं भाषण को देने के लिए ही इस निबंध को इन्होंने लिखा था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखकों में। हम देख लेते हैं, हमने पिछली क्लासों में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को कराया था, एक एक इतिहास ग्रंथ को मैंने बता दिया था। ये जैसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का, आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का, हिंदी साहित्य इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सन वाइज मैंने आपको अच्छे से डिटेल से करा रखे हैं। एक बार फिर रिवीजन के लिए हम साहित्य इतिहास ग्रंथ को फिर कर लेंगे, क्योंकि इनमें से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, क्योंकि शुरुआत की ही टॉपिक है ये, और शुरुआत के टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का जो लेखक है वो इनमें किस ग्रंथ का कौन सा लेखक है, इनमें से कौन सा गलत है जोड़ा है, देख लेते हैं हम। हिंदी कवित्र रत्नमाला ये किनकी है, श्याम सुंदर दास जी का, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये विश्वनाथ त्रिपाठी का, ये बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य एक परिचय त्रिभुवन जी का है, ये बिल्कुल ही सही है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा गलत है, शिव कुमार का दे रखा है इन्होंने। ये है हमारा किनका, किस विद्वान का, वासुदेव का, वासुदेव सिंह का ये हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। और अब बात करोगे मैम, अगर वासुदेव सिंह का ये है तो शिव कुमार सिंह का इतिहास ग्रंथ कौन सा रहा है, तो वो रहा है शिव कुमार सिंह का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार सिंह का ग्रंथ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प के ग्रंथों का संबंध हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाला ग्रंथ नहीं है, इनमें कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर बी, मिस्टर बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी नवरत्न। मिस्टर बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न दोनों मिस्टर बंधु जी के हैं, और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। और जो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता ये दोनों गोकुलनाथ के हैं, जिन्होंने अपने 84 वैष्णव की वार्ता दादा के शिष्यों के जीवन का वर्णन किया गया है, जैसे कि वल्लभाचार्य जी के, और 200 वैष्णव में इन्होंने अपने पिताजी के यानी विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। बात करें वल्लभ दिग्विजय की रचना एक लेखक हुए हैं यदुनाथ जी ने की है, और राग कल्पद्रुम की रचना किन्होंने की है, ये एक लेखक और हुए हैं कृष्णानंद ने राग कल्पद्रुम की रचना की है। उसके बाद कालिदास ने, हजारा कालिदास ने, ये वे कालिदास नहीं है जो कि उन्होंने संस्कृत के कालिदास जो रहे हैं, जिन्होंने
रचना की थी, किनकी? जिन्होंने भाई अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की वे कालिदास ये नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। भक्तमाल तो आपको पता ही है, नाबादास, और सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा प्राप्त रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, ये उपन्यास है हरिओ जी का ठेठ हिंदी का ठाठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियाँ रह गई। निम्नलिखित में से किस निबंध से यह पंक्तियाँ ली गई है? ये मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि ये पंक्तियाँ मानव शरीर के अंतर्गत जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखूनों से संबंधित ये पंक्तियाँ कही गई है, और जो कि किन की है? हजारी प्रसाद का ये निबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से विधेयवादी पद्धति को तेन महोदय ने कितने भागों में बांटा? ये समझने लायक प्रश्न है। निम्नलिखित में से विधेयवादी पद्धति को, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि विधेयवादी पद्धति वेन तेन इनका पूरा नाम रहा है, वेन तेन भी आ सकता है एग्जाम में। वेन तेन महोदय ने विधेयवादी प्रवृत्ति का जो सबसे मतलब विधेयवादी पद्धति का जनक माना जाता है। और हिंदी में किसे माना जाता है आप ये समझ सकते हो, हिंदी में माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। विधेयवादी पद्धति का जनक हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, वैसे वेन तेन को माना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत इन्होंने विधेयवादी पद्धति को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। आंसर हो जाएगा सी, क्षण विशेष, वातावरण और जाति। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इन्होंने इस पद्धति को 3 भागों में बांटा। जाति में जाति वहाँ की जब जाति प्रथा को दर्शाया, वातावरण में सामाजिक सांस्कृतिक और क्षण विषय में सामायिक विशेषताओं को इन्होंने दर्शाया। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इसमें से किस कवियों ने सतसई की रचना नहीं की? ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, चिंतामणि जी ने नहीं की, और मतीराम ने, अमीरदास रामशाही, इन्होंने सतसई की रचना की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा? कौन सा कवित? मतलब यह है एक कविता है पूरी तरह। मीनागढ़ बम्बई समुंदर राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसगी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंदर छुड़ावे गो, बांका नृप कलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावे गो, दिल्ली दुपट्टी पटना हु को झपट करी, कब हुक लता कलकत्ता को उड़ावे को। यह पंक्ति किसके, अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव को ध्यान आकर्षित करने के लिए किस राजा के दरबार में कही गई थी? ये हमारा आंसर हो जाएगा दौलत राम सिंधिया के दरबार में। बढ़ते हैं आगे। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखा गया? जो वट वृक्ष की छाया है वो रचना किसकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया? ये लिखा गया, आंसर हो जाएगा हमारा अमृतलाल नागर की। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? तो मैंने भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी भाषाओं के उद्भव और विकास में पूर्वी हिंदी को जब मैंने समझाया था, बताया था कि छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही ये 3
बोलियां आती हैं। बढ़ते हैं आगे। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? इनमें मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों की सतूत। चंद हसीनों की सतूत ये इनके प्रेम पर आधारित उपन्यास है। इसके बाद है और तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज जो मन्नो है वो किस कहानी में चित्रित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, बादलों के घेरे। अगर बादलों के घेरे आप रचना की बात करें तो किसका उपन्यास है ये? कहानी है ये। किन की कहानी रही है? ये रही है कृष्णा शोभती जी की। कृष्णा शोभती जी की यह एक कहानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों को दिशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। सिद्धनाथ और जैनियों की जो रचनाएं हैं उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक नहीं माना था, पर सिर्फ रासो साहित्य को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक कहा है। तो ये जो कथन कहा है ये किन का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन रहे हैं? ऋतु संहार जो रचना है उसमें उसके रचयिता कौन रहे हैं? श्रीधर पाठक जी हिंदी ऋतु संहार के रचना के रचयिता रहे हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किन का है? यह कथन कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का यह कथन है। बढ़ते हैं आगे। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग मिलता है खालिक बारी रचना में। खालिक बारी जो रचना है वो किन की है आप ये बता सकते हो? ये है अमीर खुसरो जी की रचना। इस तरह हमें संपूर्ण हिंदी से संबंधित पिछले सालों के प्रश्न में से उठाए हुए 20 प्रश्नों को हमें अच्छे से कर लिया है। इसी तरह हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते रहेंगे और आज प्रश्नों की संख्या कम रखी है तो मैं आगे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या रखने की कोशिश करूँगी। कम से कम 50 प्रश्नों को तो हम करते हुए चलेंगे और इसी तरह हम हमारे जितने भी पिछले सालों में परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं हम उनको एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना। कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो या फिर आप ये भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे कि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके सामने हर एक दिन एक क्लास लेकर आती रहूं और इसी तरह हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेते हुए चल रहे हैं, हर एक टॉपिक को लेते हुए चल रहे हैं। जैसे हमें हिंदी साहित्य का इतिहास को भी निरंतरता के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भाषा विज्ञान को भी क्रम वाइज करते हुए बढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण को भी हम करते हुए चल रहे हैं और इसी तरह हम काव्य शास्त्र को और अन्य जो टॉपिक हमारे बचे हुए उनको भी एक एक क्लास में करते हुए आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण हिंदी की तैयारी हम परीक्षा से पहले अच्छे से कर लेंगे और साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों को भी हम करते हुए ही चल रहे हैं और बाद में हम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द फिर हम केवल प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।